नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ फ्रेम में है सिद्धार्थ। ये है खर्चा पानी। कैसे हैं, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्शक सोच रहे होंगे सिद्धांत और सिद्धार्थ की जोड़ी, रोज खर्चा पानी की चर्चा। हाँ कल कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा भी था, मुझे ट्विटर पे भी कुछ लोगों ने भेजा था कि अच्छा जोड़ी बनाई है। चलिए, जब तक अच्छा लगता रहे तब तक बढ़िया है। तो खर्चा पानी में कल के एपिसोड को आपने देखा ही है और आज के एपिसोड में हम दो बातें करेंगे। कल भी हमने ई कॉमर्स कंपनी के बारे में बात की थी, आज भी ई कॉमर्स कंपनियों से ही बातचीत की शुरुआत होगी। ई कॉमर्स कंपनियों के लिए जो केंद्र सरकार के रूल थे, उस रूल के बनाए जाने में थोड़ा सा संघर्ष दिखाई दे रहा है। मिनिस्ट्रीज के बीच में ही आपस में एक थोड़ा टसल दिखाई दे रहा है। हम उस टसल पे थोड़ी बातचीत करेंगे और बातचीत करेंगे आज की सबसे बड़े मर्जर की, जिसमें जी जो समूह है और सोनी टीवी, इनका मर्जर हुआ है। मर्जर के बाद स्थितियां क्या हैं, उन पर हम थोड़ी बातचीत करेंगे। सबसे पहले सिद्धार्थ, ई कॉमर्स रूल्स। केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स रूल्स को टाइट करने की बात कही थी। ई कॉमर्स रूल्स की टाइटनिंग बात हुई और अब खबर आ रही है, रॉयटर्स की खबर है, मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा कि रॉयटर्स ने सोर्सेस के हवाले से और कुछ उन्हें मिनिस्ट्री के नोट्स मिले हैं कि 3 जगहों से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शंस आए हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और नीति आयोग। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और नीति आयोग, इन तीनों मिनिस्ट्री से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शंस आए हैं। सबसे पहले इस बातचीत को ब्रेक किया जाए धीरे धीरे, तो मेरा सबसे पहला सवाल है सिद्धार्थ आपसे कि ई कॉमर्स रूल्स जो बनाए जाने हैं, क्या रूल्स लेकर आने का प्रावधान है, जिस पर हम आगे बात करेंगे कि ऑब्जेक्शंस क्या हैं इनके, क्या रूल्स आने वाले? देखिए, इसमें सबसे पहले, क्योंकि सरकार की जो निर्णय की जो प्रक्रिया होती है, ये मल्टी मिनिस्ट्री प्रक्रिया होती है, इसीलिए हम कैबिनेट कहलाते हैं। एक समूह है वो, कैबिनेट की कमिटीज होती हैं। अब इस विषय पे जो ई कॉमर्स यानी ट्रेड कैसे हो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड कैसे हो, ऑनलाइन ट्रेड कैसे करें, इसको लेके नियमों की आवश्यकता है। क्योंकि नया सेक्टर है, कई सालों से चल रहा है और पैंडेमिक के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा चला और उस टाइम आपको ध्यान में होगा छोटी दुकान, बड़ी दुकान, मॉल सब बंद हो गया, बट ऑनलाइन वाले चल रहे थे। तो उस टाइम आपको याद होगा कि सरकार ने थोड़ा ऑनलाइन वालों पे अंकुश लगाया, क्योंकि बाकी ट्रेड का, जिससे इतने लाखों करोड़ों जॉब्स चल रहे हैं देश में, लोगों का जीवनी चल रही है, वो बंद पड़ी हुई थी। अब कंज्यूमर अफेयर्स जो डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है हमारा भारत सरकार का, उसने कुछ मसौदे बनाए, कुछ प्रपोजल्स दिए कि ई कॉमर्स की जो ट्रेड है, इसमें हमें कुछ रूल्स लाने पड़ेंगे जो वेरियस टाइप के जो इसमें इन्वॉल्व हैं इस इंडस्ट्री में और जिनका इन पे इम्पैक्ट है, उनको हम प्रोटेक्ट कर पाएँ, सेफ गार्ड करने के लिए। तो कई सारी उसमें उन्होंने प्रपोजल्स दिए हैं और रॉयटर्स के हवाले से जो खबर है, रॉयटर्स ये कह रहा है कि हमने वो दस्तावेजें देखी हैं सरकार की, जो आपस में मंत्रालयों की जो बातचीत हुई है, नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन के बाद जो नीति आयोग बना है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आपको ध्यान में होगा कि वो वित्त मंत्रालय के ही साथ में जो हैं, उन्होंने इन पे लगभग 10 से 12 पॉइंट्स पे ऑब्जेक्शन दिए। और ऑब्जेक्शन का जो निचोड़ ये निकल रहा है कि आप बहुत ज्यादा अंकुश लगा रहे हो और आप ऐसा टाइट कर रहे हो ई कॉमर्स को कि बिजनेस करना और जो उनका बिजनेस मॉडल है उसी पे सवालिया निशान उठ रहा है। यहाँ पे जून 2021 का रुख किया जाए, जिसमें जब ये रूल्स बनाने की बात हो रही थी, तो भारत सरकार को एक ज़्यादा स्क्रूटनाइज्ड वे चाहिए था इस पूरे नियम को लागू करने का। ज़्यादा स्क्रूटनी हो, जो फ्लैश किस्म की सेल होती हैं कि 5 दिन में 40% ऑफ, 20% ऑफ, इतना बिको आओ, और हर मौसम की सेल होती हैं, त्योहारों की सेल होती है। इस फ्लैश सेल पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए, ताकि स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल रिटेलर्स को जो मार्केट के हैं, उनको थोड़ा बल मिले, ये सरकार का कहना था। और जो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं वो ये देख के लग रहा है कि आपने कही दिया कि एक्सेसिव है, ज़्यादा अंकुश लगाया जा रहा है, ये बात कही जा रही है। और दूसरी बात, यहाँ तक कहा जा रहा है कि फ्लैश सेल्स पे टोटल प्रतिबंध लगे। हाँ, अब देखिए, आपने जो ये विषय उठाया, इसको थोड़ा अगर हम सरलता से एक सेक्टर को एग्जाम्पल लेके हम चलें, आपको ध्यान में होगा कि इंडिया में जो एक बहुत बड़ा आइटम बिकता है वो है मोबाइल फ़ोन। जी।
मोबाइल फ़ोन बहुत महंगे महंगे भी हैं और सस्ते भी हैं, जिसकी जितनी बजट हो उसके हिसाब से फ़ोन। एकदम। और आपको ध्यान होगा कि पिछले 20-25 वर्षों से जब ये इंडस्ट्री शुरू हुई तो पहले तो ये खास आदमी की चीज़ थी, अब आम आदमी की चीज़ बन गई है। और आम आदमी की चीज़ बनने के पीछे दो कारण हैं। एक कारण ये है कि टेलीकॉम की जो दर है पर मिनट वो लगातार कम होती गई। अब तो वॉइस कई टैरिफ प्लान में फ्री है और डेटा भी बहुत सस्ता हुआ। आज अपने कंट्री में डेटा बहुत सस्ता है। बट इसके साथ जो जुड़ा हुआ पहलू है जो हमें सोचना चाहिए कि सिम कार्ड और नेटवर्क और टावर तो एक कंपनी लगाती है, फोन कौन देता है? फोन तो आपको बाहर मिलता है। तो हमने देखा कि पिछले 20 वर्षों में एक बहुत बड़ा एक प्रकार से उद्योग पूरे देश भर में और व्यापक स्तर पे छोटे कस्बों में भी चला गया। वो था मोबाइल फोन की बिक्री के लिए दुकानें बनी। और मोबाइल फोन बिक्री की शोरूम ही केवल नहीं, उसके रिपेयर के लिए भी व्यवस्था बनी। खराब होता है, उसका चार्जर है, पिन है, स्क्रीन टूट गया, पानी रिस गया, बच्चे ने कुछ ज्यादा बटन दबा दिए, तो एक बहुत बड़ा उद्योग बना। अब क्या हुआ कि जब हमने देखा कि बड़े जो ये ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म्स आए हैं, और उसमें हम नाम ले सकते हैं, सबसे पहले इसमें फ्लिपकार्ट ने शुरुआत की जी, फिर अमेजन 2 और भी कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने मोबाइल फोन्स को ऑनलाइन बेचना शुरू किया। तो बहुत अच्छी बात है और उसमें कुछ डिस्काउंट भी देने शुरू किए। तो हमने देखा कि जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, यानी एक समय पे दिल्ली में ही बड़े दुकान में, छोटों की नहीं बात कर रहा हूं, तो ये कहा जाता था कि 3000 बड़े शोरूम हैं दिल्ली जैसे एनसीआर में ही जो मोबाइल फोन्स का कारोबार करते हैं। इट इज वेरी बिग इंडस्ट्री। तो अब इन बड़े प्लेटफॉर्म्स ने डिस्काउंट दिया, इन्होंने एक्सक्लूसिव टाई अप किए। एग्जैक्टली। और वो एक्सक्लूसिव टाई अप हुआ कि ऑनलाइन ही मिलेगा, फोन बाजार में नहीं मिलेगा, बाजार में नहीं मिलेगा, 12 बजे खुलेगा। तो उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव जो रिटेल ट्रेड है उस पर पड़ा। दिल्ली में एक बाजार है लाजपत नगर का बाजार, कईयों ने देखा होगा। तो उसमें आप देखेंगे, अगर उस पर आप जाएंगे तो कई मोबाइल फोन की दुकानें, ऐसे केवल लाजपत नगर नहीं है, बहुत अलग अलग स्थान, नेहरू प्लेस ही है, नेहरू प्लेस, जहां बहुत एक समूह है दुकानों का इसी प्रकार के जो इंडस्ट्री, जैसे साइकिल की बाजार है, मोबाइल की भी अलग अलग जगह। तो वहां पे उनकी सेल बंद हो गई। सेल बंद हो गई तो शोरूम में 3-4 नौकरियां होती हैं मालिक को छोड़ के। प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने वाला जो प्रेजेंटर है, जिसे सेल्स पर्सन हम कहेंगे, लड़के लड़कियां दोनों इस उद्योग में हैं, ये और कम भेदभाव है इसमें, लेडीज़ को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने के लिए, इस पे असर पड़ने लगा। तो इसमें एक बड़ी आवाज़ आई कि क्या ये बड़े जो समूह हैं जिनके पास विदेशी पैसा भी है, जो बड़े लेवल पे कॉरपोरेट फंडिंग से चलते हैं, क्या ये सही है कि उन पे बेलगाम कोई अंकुश ना हो, और जो छोटी दुकान है जिसने कहीं अपने घर में से एक कमरा काट के दुकान बनवा ली या किराए पे दुकान जोड़ ली या मॉल में भी गया जिसने उतना पैसा जमाया, उसकी जब सेल नहीं होगी, बिक्री नहीं होगी, तो वो क्या करेगा? और उसके साथ ही नौकरियां कहां जाएंगी? जी जी, ऑनलाइन में भी नौकरियां बनी हैं, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन टोटल डिजिटल है, सारा रोबोट है, वहां भी लोगों का है। वहां डिलीवरी बॉयज की एक नई नौकरी मिली। लॉजिस्टिक्स वेयर हाउस हमने दिल्ली के आसपास ही देखा, जो बंजर जमीन थी, जहां कोई खेती बाड़ी नहीं थी या कोई रियल एस्टेट नहीं था, कई ऐसे स्थानों पे बड़े बड़े आपने देखो गोदाम बन गए हैं, और वो लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसेज कहा जाता है, जहां पे ये सामान एग्रीगेट होता है, फिर वहां से वो सामान छोटी छोटी पैकिंग में जाता है। तो यहां भी जॉब्स बने, बट एक सवालिया निशान उठा ऑन द होल ट्रेड। और मैंने आपको ये मोबाइल फोन का जो एग्जाम्पल इस कारण से दिया कि लोगों को समझ आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, कि ऑनलाइन ट्रेड का प्रभाव क्या है। देखिए, केवल डिस्काउंट की बात नहीं है, और डिस्काउंट जरूरी समझ लीजिए, डिस्काउंट कौन दे रहा है। दूसरी बात छोटी, और फिर आप अगला पॉइंट ले सकते हैं, ये डिस्काउंट कौन दे रहा है। जब हम किसी दुकानदार के पास अपने घर के बाजार में, जिसके पास आप नुक्कड़ में है, बार बार जाते हैं, तो वो शायद बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देता है। अगर कंपनी ने मान लीजिए 2 साबुन पे 1 साबुन फ्री रखी है, तो वो कहता है ले लो जी, वो अपनी जेब से तो देता नहीं। कुछ शिकायतें भी आती हैं डिस्काउंट का मतलब वो रिटेल चेन थोड़ी सी छोटी हो गई मेरे ख्याल से। और दूसरी बात, जो ये दुकान पे जब हम जाते हैं किसी दुकान पे बाजार में, और वहां पे हम देखते हैं कई बार चॉइस कम है। और तीसरा ये भी शिकायत है, और दोनों तरफ के पहलू हमें देखने पड़ेंगे, कि कई बार आप एमआरपी पे ही बेच रहे हो। एमआरपी तो ये जरूरी नहीं है एमआरपी पे बेचना, थोड़ा स्कोप रहता है, मार्जिन कम कर सकते हैं दुकानदार, तो जहां नेगोशिएशन होती है वहां चलती है। बट ब्रांडेड पे तो कोई नेगोशिएशन नहीं, खुले माल पे नेगोशिएशन है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए
ये हमें मानना पड़ेगा कि ऑनलाइन ट्रेड बदल गया और एक बड़े तबके को उससे सहूलियत मिली और उसको आदत पड़ गई ऑनलाइन खरीदने की, ऑनलाइन खाना मंगाने की। तो कुल मिला के एक साइकोलॉजिकल लेवल पे भी ये कंज्यूमर बिहेवियर की भी एक कहानी है जो चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है। और इस बात को ख़त्म करें उसके पहले मैं इस छोटा सवाल यहाँ पे पूछना चाहता हूँ आपसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग इनके बारे में जो खबरों में चल रहा है कि ये दे आर स्पीकिंग इन द लाइन ऑफ यूएस गवर्नमेंट। कहा जा रहा है कि यूएस मतलब आप छोटे कंज्यूमर्स को तो बचाना चाह रहे हैं, लेकिन जो हार्डलाइन अप्रोच है वो स्मॉल बिजनेस के साथ साथ यूएस जो प्लेयर्स हैं उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को भी खराब करेगा। तो क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री या नीति आयोग, इनके पास क्या वजहें हो सकती हैं सिद्धार्थ कि ये इस ऑब्जेक्शन को इंटरटेन कर रहे हैं या बार बार रेज कर रहे हैं? क्योंकि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन का जो बयान छपा है इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने कहा है कि डायलॉग इज हैपनिंग, वो डायलॉग हो रहा है। मतलब उन्होंने कहा है कि ठीक है हो, मतलब एक सटल वे में कह दिया है। ये मतलब ये आपत्ति क्यों है? देखिए सिद्धांत, एक चीज जो शुरुआत में हमने कहा था कि सरकार में, और केवल भारत सरकार नहीं विश्व भर में, जो सरकार में कंसल्टेटिव प्रोसेस से निर्णय होता है और ऐसा ही होना चाहिए। अब क्या इस विषय में जो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका, ये मेरे को लगता है कि ये अनावश्यक कई बारी लांछन है। मैं बार बार जो कहता हूँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की दलीलें हैं। यहाँ पे हकीकत क्या है? पहली बात, ये मार्केट कितना बड़ा है। अगर हम इस मार्केट को लगाएं तो 15 लाख करोड़ का मार्केट है इंडिया में। दूसरी बात, इसमें कौन प्लेयर्स हैं? तो एक तरफ वॉलमार्ट है अमेरिका का, एक तरफ अमेजन टाटा एक्सपैंड कर ही रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, फ्यूचर ग्रुप आपने नाम, फ्लिपकार्ट उसका वॉलमार्ट से वो मसौदा हो गया है। और आप देखिए टाटा भी आना चाहता है, और तो कितने ही अनगिनत छोटे छोटे हैं जिन्होंने ऑनलाइन, जिसे हम कहेंगे कोई केवल ब्रांडेड कपड़े बेचता है, बहुत सारे हैं जी। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, लग्जरी आइटम्स के लिए अलग अलग टाइप का है। तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ है। और जो ब्रिक एंड मोर्टार जिसे कहा जाता है, छोटी दुकान सीमेंट की, सरिये की, जिसमें फिजिकल दुकान है, एक प्रकार से हम कहें कि ये डेविड वर्सेस गोलियाथ वाली जिसे कहा जाता है ना, वो एक प्रकार की लड़ाई है। क्या भारत सरकार की इन 3 जो विभागों और संस्थाओं की जो हमने बात की, नीति आयोग और जो वित्त मंत्रालय में इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट है और जो कॉर्पोरेट अफेयर्स डिपार्टमेंट है, ये 2 जुड़े हुए इससे विषय हैं, तो क्या ये लोग अमेरिका की लाइन ले रहे हैं? मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत होगा ऐसा सोचना या बोलना। वो चाह रहे हैं कि बैलेंस हो, क्योंकि इंडिया की भी ट्रेड कमिटमेंट्स हैं, हम WTO के सिग्नेटरी हैं, हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स को रिलैक्स किया हुआ है। दूसरी तरफ ये सवाल है कि ये भी सही है कि बार बार फ्लैश सेल करके, बार बार गहरा डिस्काउंट देके आप मार रहे हो, तो जिसे प्रेडेटरी बिहेवियर कहा जाता है। जो कहते हैं ना कि भैया आटे में नमक मिलाओ, नमक में आटा थोड़ी मिला सकते हो। तो आप करो अपना धंधा, आप कन्वीनियंस दो, बट आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के कन्वीनियंस से सरकार की पॉलिसीज का बेनिफिट उठा रहे हैं। बट सरकार ने कहीं ये तो नहीं बोला कि आप उठा के ऐसी चीजें करो जिससे छोटी दुकानें खत्म हो जाए, और ये अमेरिका में हुआ है। हाँ, यहाँ पर ये कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है इस ई कॉमर्स लॉ के। तो मैं ये कहूंगा कि ये इट इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इसमें ग्रे भी काफी है इस डिबेट में, और हमें दोनों तरफ की चीजों को ध्यान में काफी लंबे समय से ये जरूरी था। ये लंबे जरूरी है। आप बेलगाम भी नहीं घोड़े को भागने दे सकते हो, लिमिटेशंस कुछ जरूरत है। और हमारे जैसे देश में जो जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी अगर आप सब चीजें इस प्रकार से करोगे? अब जैसे मैं आपको एक चीज कहता हूं जिसपे जो मैंने पढ़ा रॉयटर्स की इस स्टोरी में, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि एक कंडीशन ये भी लगाई है कि कंपटीशन को लेके, तो उसमें वित्त मंत्रालय ने, DEA ने, नीति आयोग ने ये कहा है इस स्टोरी के हवाले से कि भैया आप ये ऐसी सजेशन क्यों लगा रहे हो? भारत में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया तो एक अलग संस्था, बड़ी संस्था, बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनी हुई है जो इन विषयों को कंट्रोल करेगी, उन पे छोड़ो। तो कुछ ये इनको ये भी मैं कहना चाह रहा हूं आखिर में कि कुछ ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसी मेकिंग की भी दलीलें हैं। उन दलीलों में सीरियस इश्यूज में, टेक्नोक्रोमेटिक इकोनॉमिक मैटर्स में कई बारी सेंसेशनलिज्म जब आ जाता है ना, तो अफसरशाह डर जाते हैं, सही पॉलिसी नहीं बन पाती। ये मैंने अनुभव किया है। इसलिए मैं कहूंगा जो भी हो इसमें बैलेंस होना चाहिए,
और हमारे जो छोटे दुकानदार हैं जो इतनी सुविधा देते हैं, कई बार काफ़ी समय का कर्जा देते हैं ज़रूरत के समय पे, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट ताकि उनकी दुकान बंद ना हो, ये भी ज़रूरत है। ये बहुत एक बड़ी बात है अपनी इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में। और मुझे याद आता है कि इस तरह का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट लास्ट ईयर मेरे ख्याल से देखने को मिला था, जब एक्सप्रेस में शायद स्टोरी आई थी अडानी को एयरपोर्ट्स देने के नाम पर, जब नीति आयोग ने ही फ्लैग किया था जो लीज पे जो छः एयरपोर्ट्स देने के नाम पर इंटरनल एक टसल हुआ था। खैर, अगली खबर पे चलते हैं हम लोग, और अगली खबर है जी और सोनी के मर्जर से जुड़ी हुई। जी और सोनी का मर्जर अनाउंस हो चुका है, और जिसमें सोनी विल होल्ड अबाउट 52.93% ऑफ स्टेक और जी के पास 47.07% स्टेक रहेगा। इस मर्जर के बाद इसके आपके सवाल से पहले इसमें बीच में जोड़ूं आपकी बात, एकदम मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक टेक्निकल विषयों को हम प्रयास करते हैं सिंप्लीफाई करना, जानते नहीं कितना आप समझते हैं कि हम कर पा रहे हैं, वो हमारी कोशिश रहती है दोनों की। पहला, ये कंपनी का नाम जी एंटरटेनमेंट है और ये जी ग्रुप की दो कंपनियां थी, एक उनकी मीडिया और चैनल्स वाला न्यूज़ बिजनेस है, दूसरा जिसे जनरल एंटरटेनमेंट यानी जो सीरियल बनते हैं टीवी पे, ये उसकी है। और जी बहुत पुरानी कंपनी है, एक प्रकार से ये जो टीवी पे एंटरटेनमेंट की अग्रणी कंपनियों में से बहुत पहले, प्राइवेट कंपनियों में सबसे शुरुआती कंपनियों में से कंपनी थी और काफी बड़ा काम किया है। अब इस जी ने सोनी करके जो दूसरी कंपनी है, सोनी पिक्चर नेटवर्क्स इंडिया, ये उसका नाम है। सोनी हम जानते हैं कि एक ग्लोबल बड़ा नाम है एंटरटेनमेंट में, और आपने सोनी प्रोडक्ट्स भी कई इस्तेमाल किए होंगे हार्डवेयर के, वो अलग कंपनी है, ये अलग कंपनी है, और इसका ओरिजिन जापान में हुआ है। अब अमेरिकन निवेश इसमें काफ़ी है। इन दोनों ने इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट की है। इन प्रिंसिपल यानी हमने जैसे कई बारी घर के लिए एक बयाना होता है ना जी, वो हुआ है। बयाने में तो पैसा एक्सचेंज होता है, यहाँ पैसा भी नहीं एक्सचेंज हुआ है। ये नॉन बाइंडिंग है। नॉन बाइंडिंग का मतलब है कि हम आपके साथ एक डील करने के लिए हमने टर्म शीट की है, कागज एक्सचेंज किए हैं, एक प्रकार से कागज साइन किए हैं, और अब हम फाइनेंशियल डिलीजेंस करेंगे कि ये देखने के लिए कि जो हमारा इरादा है वो सही है। अब इरादा जो उन्होंने अनाउंस किया, आपने वो विषय उठाया था, शायद उस पर अब चर्चा कर सकते हैं आप। इरादा तो यही है कि ये जो कंपनी सामने आएगी, अभी 90 दिनों तक का एक बफर पीरियड है, 90 दिनों में तमाम चीज़ें सेटल की जाएंगी, फिर 90 दिनों में कुछ एक्सचेंजेस होंगे इस 90 दिनों के दौरान, जैसे उनके ऑपरेशंस, उनके प्रोडक्शंस और उनके लाइब्रेरीज जो है वो सारे मर्ज किए जाएंगे, और फिर जो कंपनी सामने आएगी वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी होगी। पब्लिक लिस्टेड कंपनी में मुझे लेकिन एक चीज़ बहुत मज़ेदार याद आती है। जसपाल भट्टी एक हमारे समय के याद आ गया आपको क्या वो एपिसोड? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पीपी वाटर बॉल्स। पब्लिक लिस्टेड कंपनी का अगर कॉन्सेप्ट आईपीओ का आजकल दौर चल रहा है, तो उस टाइम कई बार उसको देख के जिन लोगों को शेयर नहीं मिले वो देख के जरूर मतलब यूट्यूब पे वो फ्रीली अवेलेबल है, पीपी वाटर बॉल्स करके। वो क्या छोटा सा एपिसोड है और जरूर देखना चाहिए आपको। जसपाल भट्टी ने उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका निभाई है और गोलगप्पे के ठेले का आईपीओ निकाल देते हैं, बहुत दमदार। तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी होगी जी और सोनी की जो कंपनी आएगी सामने, और उसके बाद बहुत सारी बातें हो रही है। OTT प्लेटफॉर्म Z5 और सोनी लिव, ये एक बड़ा हो जाएगा बहुत, और प्लेटफॉर्म्स मर्ज करेंगे तो एक ज़्यादा 75 चैनल का एक बड़ा समुच्चय सामने आएगा। और एक बड़ी बात कि अगले साल की शायद IPL बिडिंग में, मैं कई जगह स्टोरी देख रहा था, बिजनेस टुडे में भी ये स्टोरी आई है, IPL बिडिंग में स्टार को शायद एक तगड़ा वो देखने को मिल सकता है, कंटेंडर। देखिए, जो अगले साल की IPL की जब बिड आएगी, वो अभी जो उसके राइट्स हैं, जिसे कहा जाता है ब्रॉडकास्ट करने के लिए राइट्स, ये एक्सक्लूसिव होते हैं, ये डिस्नी और स्टार इंडिया के पास हैं, और लगभग 16,000 करोड़ की बिड दी गई थी जब ये बिड हुआ था। अब इसमें पैसा बहुत है क्रिकेट में। हम जानते हैं कि क्रिकेट इंडिया का टॉप स्पोर्ट है, और एक स्पोर्ट नहीं है, कई लोग तो कहते हैं कि एक रिलीजन है। क्रिकेट का वो स्टेटस है अपनी कंट्री में। अब जब सोनी और जी कंबाइन होते हैं तो जाहिर है कि सोनी का बहुत इंटरेस्ट रहा है क्रिकेट में,
और 10 स्पोर्ट्स खरीदा ही था इन्होंने जी से 2016 में। जो आप देखिए जी ने पहले इससे स्पोर्ट्स से निकल गए थे, कुछ पाँच वर्ष पहले की बात है, 4-5 वर्ष पहले की बात है। तो जानते तो इस बिजनेस को दोनों हैं, चाहत भी है। तो जो स्टोरी हमारे साथी कृष्णा गोपालन ने की है वो ये कह रहा है कि ये जो बिडिंग होगी आईपीएल के लिए नेक्स्ट ईयर, ये फाइट टू द फिनिश होगी और पैसे की कोई कमी नहीं है। लड़ भिड़ जाएंगे कि कैसे हम इंडिया जो आईपीएल है प्रीमियर लीग, इसके क्रिकेट राइट्स ले लें और उस पर फिर ऐड चला के अपनी कमाई करेंगे। तो ये आईपीएल वाला एंगल है। और आपने जैसे कहा कि 2 बड़े ब्रॉडकास्टर हैं, साथ में मिलके आ रहे हैं और कंसोलिडेशन हो रही है इंडस्ट्री में। जब इस डील को लेके नहीं कमेंट कर रहा हूं, बट जब कई बार हम देखते हैं ना कि 2 बड़े कॉरपोरेट हाउस का जब मर्जर होता है तो उसमें से ये देखा जाता है कि मर्जर में से कई नई चीजें भी निकलती हैं और जो चीजें चल नहीं रही हैं वो बंद भी की जाती हैं। इस कंपनी के संबंध, इस डील के संबंध में नहीं कह रहा हूँ, जनरली हमने देखा है मर्जर के रेस्पेक्ट में। और कई बार मर्जर्स का मैं कहूँगा कि एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस का एक मर्जर है, उसके नतीजे और भी कई प्रकार के मर्जर्स हैं। खैर हम जैसे लोगों को जो मेन चीज़ ये है कि बढ़िया सीरियल मिलेंगे क्या क्रिकेट को लेके कुछ नई तरीके से नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी क्या। और देखने के लिए अब आप जानते हैं कि ज़्यादा क्रिकेट, अब कई लोग कहते हैं कि लोग तो अब मोबाइल फ़ोन पे कंज्यूम कर रहे हैं, उसके लिए अलग जो एक ऐप है उसको डाउनलोड भी करते हैं। तो अब सारा डिजिटल टेक्नोलॉजी, हैंड हेल्ड मोबाइल, बड़ा एक इंटरेस्टिंग आने वाला है अगले साल इस डील से आगे, जो हमें एक प्रकार से इस टाइम पे चीज़ें दिख रही हैं। हो सकता है 3-4 महीने में कुछ और सिनेरियो बन के निकले, बट आज की डेट में ये जरूर कह सकते हैं कि ये एक क्या जिसे हम कहें ना कि हाँ जी सोनी जी, इस टाइप की एक बातचीत अभी चल रही है। हाँ, और मिला जुला के दोनों होम एंटरटेनमेंट के, खासकर इंडिया के हिसाब से होम एंटरटेनमेंट के दोनों बड़े प्लेयर्स हैं। बिल्कुल। और ये बड़ा मर्जर एंटरटेनमेंट को लेके इंडिया तो काफी बड़ा मार्केट भी है। ऑब्वियसली इतनी सारी चैनल्स हैं हमारे पास, तो कई और मार्केट्स में तो इतनी होती नहीं। हालांकि वो कुछ मार्केट हमसे इकोनॉमिक टर्म्स में ज्यादा बड़े मार्केट्स हैं, बट वहाँ प्लेयर कम है। यहाँ पे काफी इनोवेशन है और अच्छा है, जॉब्स बनी रहती हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, बिल्डिंग, बाजार, गाड़ी, टमटम, कई चीजें चलती रहती है। इकोनॉमी का एक प्रिंसिपल है कि पैसा सर्कुलेट करते रहना चाहिए। जिस दिन पैसा बंद हो गया, जैसे एक बार हमने देखा, तो सब चीजें सब बंद हो जाएगी नोटबंदी से। तो ये हमारा आज का खर्चा पानी था। ई कॉमर्स वाली जो बातचीत है और मर्जर वाली बातचीत है, इसमें जो कई सारी नई सतरें जुड़ेंगी, हम उन पर भी बातचीत आगे करेंगे, आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको लगता है किसी टॉपिक पे बात करनी चाहिए, वो कमेंट में लिख दीजिए, हम उस पर भी चर्चा करने का विचार करेंगे। और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। ललन टॉप देखते रहिएगा। धन्यवाद।